हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूनिमॉन्ग्स। क्या हाल चाल है सबका। हम लोगों ने एक बार ब्रह्मास्त्र वाली सीरीज़ बनाई थी जिसमें एक लेक्चर बनाया था। इसमें हमने PYQ जो जीके का PYQ था उसे एनालाइज किया था कि क्वेश्चन पेपर कैसा है, किस किस जगह से क्वेश्चन पूछे गए, कितने क्वेश्चन पूछे गए, ठीक, कितने क्वेश्चंस आए हैं, उसके ऑप्शंस क्या हैं, ये सारी चीज़ें हुई थी। ये उसका PDF है और अलग से एक लेक्चर बना हुआ है ब्रह्मास्त्र के नाम से। खैर, तो अभी हम यहाँ क्या करने जा रहे हैं, जो भी आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछा गया है ना, मतलब मैं अपने सारे स्टूडेंट्स को यही बात बोलता हूँ और मैं बार बार ये बात बोलता रहूँगा कि अभी NTA ने मॉक टेस्ट भी निकाला है तो उसके अराउंड भी काफ़ी हल्ला कटा हुआ है कि मॉक टेस्ट आया है। लेकिन सवाल ये है कि लास्ट टाइम जो मॉक टेस्ट आया था, NTA ने जो निकाला था, उसका और क्वेश्चन पेपर का कोई खास लेना देना था क्या? जवाब है नहीं, कोई खास लेना देना नहीं था। जो मॉक टेस्ट पूछे गए थे वो बहुत ही ईजी थे और जो क्वेश्चन पेपर आए हैं वो भी फ्लक्चुएट कर रहे हैं। मतलब कोई मीडियम है, कोई ईजी है, कोई ऐसे हैं जो मैंने GT का देखा है कि कुछ तो काफ़ी टफ हैं। ठीक, जिसके लिए आपको पढ़ना पड़ेगा ही। देख के काम जाए, मतलब सिर्फ देख के चले जाओ उससे काम नहीं चलेगा। तो अब टाइम तो बचा ही नहीं, सारा टाइम ख़त्म हो गया। 6 महीने से आपको बोल रहे थे पढ़ने के लिए, लेकिन अब जो 20 दिन बचे हैं इसमें भी कैसे ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर किया जाए, तो उसका एक तरीका है कि अपने लो हैंगिंग फ्रूट जो हैं आपके, उनको ग्रैब करने की कोशिश करो। और वो लो हैंगिंग फ्रूट्स हैं क्या? प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और उनके कॉरस्पॉन्डिंग ऑप्शंस। अगर आपने वो कर लिए हैं तो हर एग्ज़ाम में, कोई भी एग्ज़ाम उठा लो आप, ग्रेजुएशन लेवल, 12th लेवल, 10th लेवल, हर एग्ज़ाम में क्वेश्चन रिपीट होता ही है। आपकी कॉलेजेस के एग्ज़ाम भी अभी आप आगे जाके देखोगे, 3rd सेमेस्टर में वही आएगा जो पिछले साल के उसी सेमेस्टर में पूछा गया था। तो हम यही क्वेश्चंस करने जा रहे हैं। ठीक, 5-5, 6 क्वेश्चन करेंगे और टाइम लिमिट रखेंगे 10 से 15 मिनट में, जितने मैक्सिमम क्वेश्चंस हो पाएँ तो वो करके फिर अगले वीडियो पे जाएंगे। ये कुछ पॉइंट्स थे जो हम क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहे हैं। तो अलग अलग किस किस रेंज में पूछा गया। NTA ने जो GT का पेपर बनाया था तो उसमें फर्स्ट टाइमर्स, बुक्स, इम्पॉर्टेंट डेट्स, नेशनली इम्पॉर्टेंट डेट्स, इंटरनेशनल इवेंट्स, कंट्रीज, इंडियन स्टेट, कुछ टर्मिनोलॉजीज, गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ क्या रही वो, आइकॉनिक मॉन्यूमेंट, ठीक है, बैक्टीरिया, फंगाई, कंप्यूटर, सब्जेक्ट स्पेसिफिक क्वेश्चन। सब्जेक्ट में भी हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, इसी से क्वेश्चन पूछा गया है। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मतलब यही है, साइंस के नाम पे आपको यहीं से क्वेश्चन आएगा कि ये बैक्टीरिया है कि नहीं, ये एल्गी है कि नहीं। फिलहाल तो अभी तक जो क्वेश्चन पेपर्स मैंने देखे वो यहीं से पूछे गए हैं। ठीक है, तो एक एक करके इन क्वेश्चंस को देखते हैं। मैंने लंबा चौड़ा कर दिया, हालांकि क्वेश्चन ही 25 हैं, उनको मैंने सेग्रीगेट करके 13-14 पॉइंट्स में कर दिया है। बट मैंने देखा कि दूसरे क्वेश्चन पेपर में भी इसी खांचे में वो सब सेट हो रहा है आपका, जो भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ठीक है, तो एक एक करके क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और फिर उनके ऑप्शंस के बारे में भी बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 ये पूछा गया था आपसे, पहला क्वेश्चन कि राइट मैच द फॉलोइंग। 3-4 तरीके के क्वेश्चंस आपके मोर और लेस आ रहे हैं। मैच द फॉलोइंग आ रहा है, एक क्वेश्चन में नोट लगा दे रहे हैं कि इनमें से कौन सी ये चीज़ नहीं है। ठीक है, और इस तरीके के 1-2 क्वेश्चंस और हैं। तो जैसे मैच द फॉलोइंग है कि राइट टू एजुकेशन, सर्व शिक्षा अभियान, राइट टू इन्फॉर्मेशन, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, ये चारों चीज़ गवर्नमेंट की, जो मैंने कहा था अभी, गवर्नमेंट पॉलिसी और इन सब चीज़ों के बारे में सवाल आता है। तो ये सारी चीज़ें किस ईयर में आई थी? ठीक, ये रहा ईयर 2020, 2001, 2005, 2009। ठीक है, अब एक बार इन सब के बारे में देख लेते हैं, फिर आपको आंसर वैसे मैं बता दूं कि राइट टू एजुकेशन 2009 में आया था, सर्व शिक्षा अभियान 2001 में आया था, राइट टू इन्फॉर्मेशन 2005 में आया था और नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 में आई थी। तो D का 1 हो जाएगा, A का 4 हो जाएगा। D का 1, A का 4, आंसर आपका A है। इसके अलावा आंसर आपका ये, पर इसके अलावा अगर कभी कोई क्वेश्चन रिपीट हो जाए कि राइट टू एजुकेशन के बारे में थोड़ा और डीपली पूछ लिया, सर्व शिक्षा अभियान क्या था, क्योंकि NTA के हिसाब से ये 4 टॉपिक उसके हिसाब से उसे बहुत इंपॉर्टेंट लगी, इसलिए उसने इन्हीं क्वेश्चंस में पूछा है। ठीक है, तो इनके बारे में एक बार हम पढ़ लेते हैं। ठीक, तो क्या है राइट टू एजुकेशन? RTE या राइट टू एजुकेशन वॉज इनैक्टेड इन इंडिया इन 2009 टू प्रोवाइड free and compulsory education to all the children between the age of 6 to 14। 6 से 14 साल की उम्र के बीच में सारे बच्चों को शिक्षा का अधिकार है कि उनको एजुकेशन गेन करने से डिनाई नहीं किया जा सकता है। इसमें एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ये है कि नेबरिंग स्कूल्स, जब आप अगर इस एक्ट को या इस पॉलिसी को ढंग से पढ़ोगे तो उसमें एक कॉलम ये भी लिखा हुआ है नेबरिंग स्कूल्स। तो इसका ये मतलब नहीं कि दिल्ली का बच्चा उठ के
असम चला जाए और वहाँ जाके बोल रहा है कि मेरा पढ़ने का अधिकार है, मुझे अपने स्कूल में पढ़ने दो। आपको अपने नेबरिंग स्कूल में इकोनॉमिकली डिसएडवांटेज स्टूडेंट्स इन नेबरिंग स्कूल 25% सीट जो है वो एलोकेट की जाती है जो इकोनॉमिकली डिसएडवांटेज स्टूडेंट्स हैं उनके लिए। ठीक। सेकंड पॉइंट, सर्व शिक्षा अभियान SSA, इसे 2001 में लाया था। इसका पर्पस भी यही था कि 6 से 14 साल के बच्चों को एजुकेशन का अधिकार, शिक्षा का अधिकार मिलेगा। दोनों में फ़र्क ये है कि पहले हम बात से समझा के, मना के, पॉलिसी बना के बात करने की कोशिश करते हैं, लेकिन जब एक बार सोसाइटी को, समाज को, सिस्टम को उसकी आदत पड़ जाती है तब उसे लॉ बना दिया जाता है। ठीक है, एकदम से लॉ बनाने में कई बार सोसाइटी को वो चेंज एक्सेप्ट करने में मुश्किल होती है। तो सर्व शिक्षा अभियान, राइट टू एजुकेशन एक ही चीज़ है, पर वो पहले एक पॉलिसी थी, अब ये एक एक्ट है, अब ये लॉ है। ठीक है, और फंडामेंटल राइट है। नेक्स्ट, राइट टू इंफॉर्मेशन 2005 में आया था। क्या है राइट टू इंफॉर्मेशन? गवर्नमेंट जो भी काम कर रहा है उस ट्रांसपेरेंसी, हम डेमोक्रेसी का मतलब क्या है? डेमोक्रेसी का यही मतलब है कि इससे पहले अंग्रेज़ हमारे ऊपर शासन करते थे, 200-250 साल उन्होंने रूल किया, जिस तरीके से उनका मन किया उस तरीके से उन्होंने देश को चलाया। ये पहले होता था जब हम एक कॉलोनी थे। आज के टाइम पे भी जहाँ पे कंट्रीज़ डिक्टेटरशिप में रह रही हैं, जहाँ एक डिक्टेटर है, जहाँ पे किंग्स हैं, इस तरह ओलिगार्ची है, वहाँ पे क्या है कि जिस तरीके से चाहेंगे कुछ लिमिटेड लोग उस तरह से अपना देश चलाएंगे। डेमोक्रेसी का मतलब, इंडिया में जो डेमोक्रेसी है, जो आज़ादी है, जो रिपब्लिक है, उसका मतलब ही यही है कि गवर्नमेंट और लोगों के बीच में, गवर्नमेंट, लोग उठ के गवर्नमेंट को चुनेंगे और वो गवर्नमेंट लोगों की तरफ अकाउंटेबल रहेगी। ठीक, और जो फंक्शनिंग गवर्नमेंट की होगी उसकी तरफ लोग ये देखेंगे, ट्रांसपेरेंसी से देख पाएँ कि पता चले कि कर क्या रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं। तो उसी ट्रांसपेरेंसी को लाने के लिए, उसी अकाउंटेबिलिटी को और अच्छी तरीके से लाने के लिए राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट 2005 में आया, which allows citizens to access information held by the government and its agencies। गवर्नमेंट के पास जो भी इंफॉर्मेशन है, जिस भी बारे में वो काम कर रहे हैं, until unless ये कोई बहुत ही ज़्यादा सीक्रेटिव इंफॉर्मेशन नहीं है जिससे नेशनल सिक्योरिटी को खतरा हो सके, तो उसके अलावा गवर्नमेंट बाध्य है कि वो इंफॉर्मेशन अपने सिटीजन्स, अपने लोगों के साथ शेयर करेंगे। ठीक, आओ नेक्स्ट। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 में आई थी। इससे पहले ये नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आती थी 1986 से शुरू हुई थी, 2 पॉलिसीज़ पहले आई थी। अब 2020 में जब उसका समय आया था कि एक बार और रिवाइज़ किया जाए, तब उसका नाम, जैसे प्लानिंग कमीशन चला जा रहा था, तो हर गवर्नमेंट का ये होता है कि मैं कुछ अपनी छाप छोड़ के जाऊँ, कुछ अपनी चीज़ें करके जाऊँ। तो प्लानिंग कमीशन को डिसॉल्व करके अभी जैसे नीति आयोग आया है, उसी तरीके से नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को डिसॉल्व करके ये आया है, उसको डिसॉल्व करके नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आई है, 2020 से आई। कॉन्सेप्ट इसका ये है, इट्स अ कॉम्प्रिहेंसिव फ्रेमवर्क फॉर द डेवलपमेंट ऑफ एजुकेशन इन इंडिया, एंड NEP ऑल्सो प्रपोजेज अ 5+3+3+4 सिस्टम, कि जो आज हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है उसकी ये बात की गई है कि पहले 5 साल के खांचे में बांटा जाएगा, फिर 3 और फिर 4 साल के खांचे में बांटा जाएगा, जो भी पूरी लोगों की पढ़ाई है। और इसमें और है कि जो जैसे आपकी NCERT की बुक्स हैं, उसका कह रहे हैं कि एक रिवैम्प होगा, और उसमें नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के तहत ही उसमें जो सारी चीज़ें डाली जाएंगी वो ऐसी डाली जाएंगी जिससे कि बच्चों को अट्रैक्टिव लगे, प्लेफुल तरीके से वो चीज़ों को पढ़ पाए। ठीक है, वो जो लर्न टू, मतलब प्ले, खेलते खेलते पढ़ाई करने का जो कॉन्सेप्ट है उसके रिगार्डिंग है ये। ठीक, तो एक क्वेश्चन कर लिया और उसका सही आंसर देख लिया, और उस क्वेश्चन में जो NTA के हिसाब से 4 इंपॉर्टेंट पॉलिसीज़ थी, उन 4 इंपॉर्टेंट पॉलिसीज़ के बारे में पढ़ लिया। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। अमंग दी ऑप्शंस 3 हैव सिमिलर प्रॉपर्टीज, फाइंड आउट द वर्ड नॉट मैचिंग विद अदर। ठीक, अब इनमें से ये हैं 4 ऑप्शन, अगर आपको दिख रहे हो, पल्लवास, चेरास, चोलास, चंडेलास। इनमें से 3 ऑप्शंस ये कह रहे हैं कि एक जैसे हैं और एक ऑप्शन जो है वो अलग है। तो क्या है इसका आंसर? जिसने भी मन से भी, अगर किसी ने हिस्ट्री नहीं पढ़ी है ना, तो भी उसे समझ जाएगा कि इसका आंसर क्या है। ठीक, पल्लवा, चेरा, चोला, चंडेलास, इसमें जो 3 नाम हैं वो हम एक साथ एक सांस में लेते थे अपने जब 8th, 9th, 10th क्लास में थे। चोरास, चेलास, पल्लवास, जो साउथ इंडिया के में रूल करते थे, ये 3 डायनेस्टीज़ थी। चंडेलास जो थे
ये मिडवेल मतलब नॉर्थ इंडिया के पार्ट है, उसमें रूल करते थे। इसी से समझ आ जाएगा आपको, अगर थोड़ा सा याद हो, थोड़ा सा रिकॉल कर पाओ, तो ये तीन चीज़ें एक तरफ हैं, ये अलग हैं। आंसर है डी चंडेलास। थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। पल्लवास, चेरास, चोलास, these are all ancient South Indian dynasties that played a significant role in shaping the history culture of the region। पल्लवा डायनेस्टी क्या थी, जिसने 3rd सेंचुरी से लेके 9th सेंचुरी CE तक रूल किया, जिनकी कैपिटल हुआ करती थी कांचीपुरम, ठीक। एंड दे वर नोन फॉर देयर आर्किटेक्चर एंड आर्टिस्टिक अचीवमेंट्स, पर्टिकुलरली इन द फॉर्म ऑफ रॉक कट टेम्पल्स एंड मोनोलिथिक कल्चर्स। आज की डेट में जो मतलब हमारी जो समझ है, हमारा जो नज़रिया है, ये जितना हम देख पाते हैं, वैसे तो इंटरनेट पे सारी चीज़ें अवेलेबल हैं, लेकिन हमारे लिए कुतुब मीनार, ताजमहल और यही है आर्किटेक्चर मार्वल जो नॉर्थ इंडिया में, जो यहाँ पे वीडियो जहाँ से रिकॉर्ड हो रही है। पर अगर साउथ के बच्चे कोई इसे देख रहे होंगे या किसी को कोई साउथ का बैकग्राउंड हो, तो उन्हें पता होगा कि जो रॉक कट टेम्पल्स हैं, जहाँ पे एक रॉक को काट के ही पूरा का पूरा टेम्पल बना दिया जाता है, ठीक है, मोनोलिथिक स्ट्रक्चर्स होते हैं, वो पल्लवा टाइम में बनते थे 3rd से 9th सेंचुरी CE के बीच में। नेक्स्ट है चेरा डायनेस्टी, जो आज के प्रेजेंट डे केरला जहाँ है वहाँ पे सिचुएटेड है, नोन फॉर इट्स मैरिटाइम ट्रेड एंड कल्चरल एक्सचेंज। चोलास, अभी एक सेकंड पार्ट भी आ गया पोनियन सेल्वन का, ठीक। ये चोला अम्पायर के ऊपर ही बनाई गई है कि चोला अम्पायर कैसा था, क्या था, किस तरह से उसका रूल था। हालांकि जिस स्टोरी पे बनी है वो एक मतलब वो फिक्शनल स्टोरी है, लेकिन फिर भी चोलास ने 9 से 13 सेंचुरी के बीच में रूल किया। और जो इंडिया के बाहर आप जाके देखोगे कि कंबोडिया, मलेशिया, श्रीलंका, यहाँ पे जो इंडिया के टेम्पल्स हैं वो इसलिए हैं, इंडियन टेम्पल्स इसलिए हैं क्योंकि चोला डायनेस्टी ने उस जगह पर जाकर वहाँ तक जाकर रूल किया था, ठीक है। तो चोला डायनेस्टी, इनका मैरिटाइम जो था, इनका जो शिप बिल्डिंग था, वो बहुत ज़्यादा एंशिएंट टाइम्स के हिसाब से बहुत ज़्यादा ताकतवर था। बाकी ये रहे चंडेलास, राजपूत डायनेस्टी थी दैट रूल्ड ओवर अ रीजन इन सेंट्रल इंडिया, बुंदेलखंड, आज का बुंदेलखंड जहाँ पे पानी की बहुत ज़्यादा समस्या है, यूपी का एक इलाका है, ये चंडेलास वहीं पे रूल किया करते थे। राजपूत सब पार्ट माना जाता था इन्हें। 9 से 13 सेंचुरी CE इन्होंने भी रूल किया, ठीक है। देयर आर सम ऑफ द फेमस, इस इम्पॉर्टेंट पॉइंट को एक बार आप लोग नोट कर लेना कि इन्हीं चंडेलास इसका आंसर है, और यही चंडेला लोग, अगर पहली बात तो ऑप्शंस इंपॉर्टेंट है, और ऑप्शन में भी जो ऑप्शन सही है वो तो और ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसीलिए अभी आप आगे जाके देखोगे UNDP और जो ऑप्शन सही है ना, वो दूसरे पेपर में भी उसी से क्वेश्चन पूछे गए हैं, उसी के अराउंड क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है। तो देयर आर दीज चंडेलास, दे मेड फेमस बिल्डिंग्स, फेमस टेम्पल्स इन इंडिया नेम्ड खजुराहो ग्रुप ऑफ टेम्पल्स जो थे वो भी इन्हीं चंडेलास ने बनाए, जो आज यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज साइट का पार्ट है, ठीक। आ जाओ अब हिस्ट्री का क्वेश्चन देख के अब आप ये सवाल मत पूछना कि हिस्ट्री कहाँ से करें, कैसे करें, पूरी हिस्ट्री की बुक पढ़नी है क्या। वही है ना कि एक रोड मैप दिया है हमें, एक NTA ने रोड मैप दिया है कि उसने हमसे ये पूछा है कि इम्पोर्टेंट रूलर्स, उनका टाइम पीरियड क्या था, और ज़्यादा से ज़्यादा ये पूछ लेगा कि उसके फाउंडर कौन थे, ठीक। तो मतलब वही है कि पहले ज़रूरत पूरी कर लेते हैं हम कि ये ज़रूरत है, अगर इसके आसपास से कुछ आया तो हम आंसर कर पाएँ, एक स्लाइड से हम पढ़ लें कि एंशिएंट इंडिया से कुछ भी आ जाए तो हम आंसर कर पाए। बाकी शौक के लिए तो आप पूरी किताब, अगर आपके पास टाइम हो तो ज़रूर पढ़ो। डायनेस्टी पीरियड फाउंडर, चोला एम्पायर 9 से 13 सेंचुरी, विजयालया चोला फाउंडर थे। पल्लवा डायनेस्टी 4th से 9th सेंचुरी, सिम्हा विष्णु ये फाउंडर थे। राष्ट्रकूता एम्पायर 9 से 10th, दंती दुर्गा फाउंडर थे। पाला एम्पायर 8 से 12th, गोपाला फाउंडर थे। चालुक्य 6 to 12th, पुलू का शेन फाउंडर थे। गुजार प्रतिहारा हरिचंद्र फाउंडर थे। होसाला एम्पायर साला फाउंडर थे। और विजयनगर एम्पायर हरिहर एंड बुक्का, दो भाई थे, वो फाउंडर थे। 14 से 16 सेंचुरी के बीच में ये एम्पायर था, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। पार्टिसिपेटरी नोट्स आर एसोसिएटेड विद कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, UNDP, क्योटो प्रोटोकॉल। ये जो पार्टिसिपेटरी नोट्स का कॉन्सेप्ट है ये किससे रिलेटेड है? अटेम्प्ट करने की कोशिश करो।
पार्टिसिपेटरी नोट्स आर एसोसिएटेड विद फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स। अगेन 4 ऑप्शंस दिए हैं, पूछा पार्टिसिपेटरी नोट है, लेकिन जो 4 चीज़ दिए हैं, कोई पॉलिटी से रिलेटेड है, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, इकोनॉमी से भी कर सकते हो वैसे बजट का पार्ट, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, और 2 एनवायरनमेंट, एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन यूएनडीपी जो मैंने कहा था ये ऑप्शन में आता रहता है, क्योटो प्रोटोकॉल। तो हम ये अलग अलग पार्ट्स को, पार्टिसिपेटरी नोट्स और इन चारों ऑप्शंस को एक बार देख लेते हैं। अगर इनमें से एनटीए इन्हें इंपॉर्टेंट मानता है, क्वेश्चन पेपर में डालता है, तो इसके अराउंड अगर कोई क्वेश्चन आता है तो हम उसे आंसर कर पाएंगे। ठीक, ओके। कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, जो भी गवर्नमेंट के रेवेन्यू और एक्सपेंडिचर होते हैं, जैसे आपको सैलरी मिलती है, ठीक, तो आप उसको, जैसे आज तो आपका अकाउंट हो गया, उसमें पैसे जाएंगे और उसी से आपने काम किया, उसके पैसे उसमें गए और वहीं से आपने जीपे किया, खर्चा वर्चा किया, ठीक। उसी तरीके से गवर्नमेंट का भी जो बजट बनता है ना, तो ये सारा पैसा जो भी अलॉट हुआ है, मान लो 15 लाख करोड़, 5 लाख करोड़, 5 लाख करोड़ का बजट है, तो सारा पैसा जिस फंड में जाएगा ये, और वहाँ से फिर अलग कुछ डिफेंस को, कुछ एजुकेशन, कुछ यहाँ वहाँ जाएगा, उस फंड को बोलते हैं कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, जिसे मैनेज करती है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, ठीक, एंड मेंटेन्ड बाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। नेक्स्ट, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, ये कौन होते हैं? So FIIs play a vital role in global financial markets. They bring in large amount of capital from foreign countries, which help to improve liquidity in the host country markets. FIIs also provide diversification opportunities for local investors. ये जो भी आपने अभी अडानी फियास्को देखा, हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आई, अडानी का स्टॉक बहुत बुरी तरह गिरा 85% तक, ठीक। अभी एक और स्टॉक है EKI एनर्जी, वो भी इस तरीके से गिरा है। तो ये सिर्फ इसलिए नहीं कि रिपोर्ट आ गई, वो इसलिए क्योंकि उसके अंदर किसी ने बहुत ज़्यादा अपना पैसा लगा रखा था और अब वो उस पैसे को निकाल रहा है, ठीक है। ये है मेन मुद्दा, मेन वजह ये होती है। अब ये जो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं, ये कैसे पैसे लगाते हैं? मान लो जैसे हम लोग हैं, हम लोग स्टॉक मार्केट में जाते हैं और वहाँ से जाके अपने लिए स्टॉक्स खरीद लेते हैं, ठीक। पर हम जिस ऐप के थ्रू, ज़ीरो था, अब स्टॉक्स या जो भी ऐसी सब चल रही हैं, जिनके थ्रू जाएंगे वो रजिस्टर्ड है सेबी के साथ या इन सब चीज़ों के साथ, तो उनके पास हमारी सारी इन्फॉर्मेशन जा रही है, हमारा पैन कार्ड, वोटर आई कार्ड, मतलब ये सब तो नहीं, पर आधार कार्ड, हमारी पूरी डिटेल्स जा रही है। पर अगर अमेरिका में बैठे बिल गेट्स, इलॉन मस्क, ये तो बहुत बड़े नाम हो गए, पर किसी बहुत बड़े हाई नेट वर्थ इंडिविजुअल को इंडियन स्टॉक मार्केट में ख़रीदना है, तो उसको इन सब रेगुलर स्क्रूटनी से गुजरने की ज़रूरत नहीं है। वो इन FIIs के थ्रू आकर अपनी चीज़ों को ख़रीदे और उसको सेबी के साथ खुद को रजिस्टर कराने की ज़रूरत नहीं है। इसीलिए इस सिस्टम में, जो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स का सिस्टम है, जो पैसा लगाते हैं, फंड्स तो बहुत सारे आते हैं, पर ट्रांसपेरेंसी की कमी रहती है कि एक्चुअली इन्वेस्ट कर कौन रहा है। अडानी के, रिलायंस के स्टॉक्स अगर बढ़ रहे हैं तो वो हो सकता है कि गवर्नमेंट्स भी कुछ इन्वेस्ट कर रही हों, ठीक, नॉर्वे की, स्वीडन की, हो सकता है कि ISIS या ऐसे कोई टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो किसी के थ्रू अपना मनी लॉन्डर करके इसमें इन्वेस्ट कर रहे हो, क्योंकि ट्रांसपेरेंसी तो है नहीं ना, पता नहीं है, आपको रजिस्टर करने की ज़रूरत नहीं है अपने आप को। तो ये होते हैं फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स। UNDP, यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम, एक लीडिंग ग्लोबल डेवलपमेंट एजेंसी है जो कंट्रीज़ को सपोर्ट करती है कि वो पॉवर्टी इरेडिकेट करे, इक्वालिटी लेके आएँ, सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात करते हैं। जो टोटल 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स की बात होती है, वो 17 सस्टेनेबल वो जो 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं वो भी UNDP ने ही दिए हैं, ठीक है। और एक इनकी एक और रिपोर्ट आती है, HDI रिपोर्ट, वो भी 3 पैरामीटर्स पे बेस्ड होती है। आप लोग कमेंट करके बताना या मैं ही बता देता हूँ कि एजुकेशन, हेल्थ या एक्सेस टू रिसोर्सेज, उससे कई लोग स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ये सब की बात भी करते हैं। तो ये जो HDI रिपोर्ट UNDP निकालता है वो इन 3 चीज़ों पर डिपेंडेंट होती है, और ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि आपकी 12th क्लास की बुक में भी है, तो एक बार ध्यान से पढ़ लेना। ओके, नेक्स्ट, क्योटो प्रोटोकॉल। क्योटो प्रोटोकॉल इज अ लीगली बाइंडिंग agreement that requires signatory countries to reduce their greenhouse gas emissions below their 1990s levels, ठीक। क्योटो जापान में एक जगह है, जब बहुत ज़्यादा अत्याचार बढ़ रहा था धरती के ऊपर, तो बहुत से महान लोगों ने, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था, कोई महान नहीं थे, सारे डेवलप्ड कंट्रीज़ ने बात की कि बहुत ज़्यादा हो गया है, अब अपनी जगह को बचा तो लो, ये चीज़ें ख़राब हो रही हैं।
तो डेवलप्ड कंट्रीज़ के ऊपर ये हुआ था कि वो अपने एमिशंस को 1990s के लेवल्स के नीचे लेके जाएंगे, जो उस वक्त 90s में एमिशन होता था उसके नीचे लेके जाएंगे। और एक लीगली बाइंडिंग ट्रीटी है। बहुत से ग्लोबल एग्रीमेंट्स ऐसे साइन होते हैं जिसका खाता ना भाई, मतलब ठीक है जो बोल दिया सही, कोई मानने की ज़रूरत नहीं है उसको। लेकिन ऐसे ट्रीटी जो क्योटो प्रोटोकॉल जैसी ट्रीटी है, इसको मानना पड़ेगा आपको, लीगली बाइंडिंग एग्रीमेंट है। अगर कोई कंट्री नहीं मानता तो बाकी कंट्रीज मिलकर उसके ऊपर किसी तरीके का एक्शन ले सकती हैं। ये जो कार्बन क्रेडिट्स का भी कॉन्सेप्ट आया है कि कोई कंट्री या कोई कंपनी अगर अपनी कोई फैक्ट्री चला रही है और उससे एमिशन ज़्यादा बढ़ रहा है, तो उसको अपने आप को ये दिखाने के लिए कि वो ग्रीन है, किसी ऐसी कंपनी से क्रेडिट्स लेने पड़ेंगे, कार्बन क्रेडिट्स लेने पड़ेंगे जो ग्रीन चीज़ों का प्रोडक्शन कर रहा है। ठीक, तो ये था कार्बन प्रोडक्शन। नेक्स्ट जो क्वेश्चन में पूछा गया था, पार्टिसिपेटरी नोट्स क्या हैं? सो पार्टिसिपेटरी नोट्स आर फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स यूज्ड बाय फॉरेन इन्वेस्टर्स टू इन्वेस्ट इन इंडियन स्टॉक मार्केट्स। वही पार्टिसिपेटरी नोट जो मैंने कहा था, हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स से की मदद से इंडियन स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, पर हाई नेट इंडिविजुअल्स ये रहे, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ये रहे। ठीक, तो ये इनको पार्टिसिपेटरी नोट्स देते हैं, ये इनको पैसा देते हैं, वो पार्टिसिपेटरी नोट्स जाके वो स्टॉक मार्केट यहाँ दिखाते हैं, उस तरह से स्टॉक्स को एक्वायर करते हैं। ठीक, पार्टिसिपेटरी नोट्स यही हैं कि ये इंडिविजुअल्स और इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स के बीच में जो एक्सचेंज होते हैं। दीज आर इशूड बाय रजिस्टर्ड फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स। हालांकि ये अच्छा है कि जो FIIs हैं, ये ऐसे भी नहीं कि कोई भी FII जिसे रजिस्टर्ड कर रखा होगा गवर्नमेंट्स ने, उनके थ्रू इन्वेस्ट होगा। टू ओवरसीज इन्वेस्टर हु विश टू इन्वेस्ट इन इंडियन स्टॉक मार्केट विदाउट रजिस्टरिंग विद द मार्केट रेगुलेटर, दैट इज सेबी। इसलिए मैंने कहा कि सेबी के बिना रजिस्टर कर देते हैं, इसीलिए यहाँ पे ट्रांसपेरेंसी की कमी है। ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैच लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2, ऑर्निथोलॉजी, सिस्मोलॉजी, पेडोलॉजी, सेलेनोग्राफी, ये इस लिस्ट में किससे मैच कर रहा है? ठीक, ये रहे इसके ऑप्शंस। ऑर्निथोलॉजी कहा जाता है स्टडी ऑफ बर्ड्स को। ठीक है, ये इसके ऑप्शंस है। सिस्मोलॉजी कहा जाता है कि अर्थक्वेक्स और सिस्मिक वेव्स जो आ रही होती हैं उनकी स्टडी जो की जाती है उसे सिस्मोलॉजी कहा जाता है। और जिन इंस्ट्रूमेंट से ये स्टडी होती है उसे कहा जाता है सिस्मोमीटर्स एंड एक्सेलेरोमीटर्स। ठीक, जिससे पता चलता है कि अर्थक्वेक कब आया, किस स्पीड से आया, कहाँ पे इसका ओरिजिन था। पेडोलॉजी, साइंटिफिक स्टडी ऑफ सॉइल्स एंड देयर नेचुरल एनवायरनमेंट। नेक्स्ट इज सेलेनोग्राफी, साइंटिफिक स्टडी ऑफ द सरफेस एंड फिजिकल फीचर्स ऑफ द मून, मून के बारे में सारी जानकारी लेने के लिए। ठीक, तो सेलेनोग्राफी है साइंटिफिक स्टडी ऑफ मून, पेडोलॉजी है साइंटिफिक स्टडी ऑफ सॉइल, सिस्मोलॉजी है साइंटिफिक स्टडी ऑफ अर्थक्वेक्स, ऑर्निथोलॉजी है साइंटिफिक स्टडी ऑफ बर्ड का पूरा स्ट्रक्चर, बर्ड की पूरी बॉडी और उससे रिलेटेड। ठीक है, आज की क्लास, आज का लेक्चर इतने ही क्वेश्चंस पे ख़त्म करते हैं। आप इन्हें कंज्यूम करिए या इन्हें देखिए, कोई डाउट हो तो उसे कमेंट करिए। उसे जो भी नेक्स्ट क्लास होगी इसके बाद की जो क्वेश्चंस है जहाँ पे कवर किया जाएगा, तो उन डाउट्स को पहले एड्रेस कर दिया जाएगा और उसके बाद आगे के 5-7 क्वेश्चन 10 क्वेश्चंस को डिस्कस किया जाएगा। ठीक है, वीडियो अच्छा हो तो प्लीज़ लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना, सब्सक्राइब टू द चैनल। थैंक यू सो मच।